बात जम्मू कश्मीर की होगी। जी हां, जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी आज भी जारी है। आपको बता दें कि एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग के आरोप के बाद श्रीनगर और दिल्ली के 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इसके पहले बुधवार को भी एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। आतंक की फंडिंग करने वाले एनजीओ पर एनआईए ने राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि एनआईए ने इस पूरे मामले में यूपीए के तहत भी मामला दर्ज किया है। साथ ही ये भी सुनने को मिला कि एनआईए ने कल जिन एनजीओ पर छापेमार कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से पैसा आया है। साथ ही एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के एनजीओ के जरिए जम्मू कश्मीर में आए पैसे से स्थानीय लोगों ने देश के कई शहरों में प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं। जी हाँ, अब एनआईए इन लोगों से पूछताछ करेगी। एनआईए सूत्रों ने जानकारी दी कि देश विदेश से बिजनेस, धार्मिक कार्यों के साथ ही दूसरे सोशल वर्क के नाम पर फंड लेकर टेरर फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान और यूरोपियन देशों से आने वाले पैसे का हवाला चैनलों के जरिए कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए एक बड़ी फंडिंग की जा रही है और एक बड़ी साजिश की जा रही है। ऐसे में अब एनआईए ने छापेमार कार्रवाई शुरू की है और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आतंक के इस अड्डे को ध्वस्त करने के लिए एनआईए ने कमर कस ली है। तो जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमार कार्रवाई आज भी जारी है। एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग के आरोप के बाद श्रीनगर और दिल्ली में 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले बुधवार को भी एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। आतंक की फंडिंग करने वाले एनजीओ पर एनआईए ने राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आपको ये बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने कल जिन एनजीओ पर छापा मारा उसमें पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से पैसा आया है। इस बात के अब सबूत एनआईए को मिले हैं। रविंद्र हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। रविंद्र, कल से ये कार्रवाई जारी है। एनआईए जिस तरह से कमर कसती हुई नजर आई है आतंक के इस अड्डे को लेकर, यानी कि टेरर फंडिंग को लेकर, ये कार्रवाई आज भी जारी है। आज अब तक की क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, लगातार कल से ही एनआईए लगातार टेरर फंडिंग के मामले में जो हुर्रियत के नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज भी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए जो है वो अलग अलग ठिकानों पर गई है। खास करके जो टेरर फंडिंग के मामले में जिनका नाम सामने आया है, हुर्रियत के नेता हैं, उनके घरों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। कई कागजात सील किए गए हैं और कई डॉक्यूमेंट जो है एनआईए ने अपने कब्जे में लिए हैं और पूछताछ जो है वो की जा रही है। और पूरा जो है टेरर फंडिंग के मामले में पूरा खंगाला जा रहा है कि कहां कहां पर इन्होंने पैसा जो है वो दिया है और कि कब कब आतंकवादियों को पैसा जो है वो पहुंचा है और पाकिस्तान से किस प्रकार इनके पास पैसा आता था। और ये सारी जांच जो है वो की जा रही है और आगे भी ऐसी जो है सामने आएंगी चीजें। आज भी जो है जो रेड हुई है जफर अकबर भट्ट और जो है उनके कई सहयोगी जो हैं उनके घरों पर नौगाम जो इलाका पड़ता है वहां पर जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं अकबर भट्ट, उनके घर पे छापेमारी हुई है। तो ये लगातार श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक जो है आज छापेमारी जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। और सीधे तौर पर रविंद्र, जिस तरीके से आतंकी हाफिज सईद की एनजीओ से फंडिंग हुई है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो एनजीओ हैं उनको, और उन पैसों से प्रॉपर्टी तक खरीदी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आतंक फंडिंग के मामले में जो हवाला की मनी आती रही है, हाफिज सईद के जो सरगना है हिजबुल मुजाहिदीन का, उसके द्वारा जो है हवाला मनी भेजी जाती रही है। तो उसको लेकर आज कार्रवाई जो है वो की जा रही है और कई जमीनें यहाँ पर जो है हुर्रियत के लीडरों ने उन पैसों से खरीदी हैं, उसकी भी जांच जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल। और ये कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये है रविंद्र के ये फंडिंग लगातार होती रही और इन लोगों को इतना अवसर भी मिलता रहा, इतना मौका मिलता रहा कि ज़मीनें खरीदने रहे, ये प्रॉपर्टी बनाते रहे, देश भर में साजिशें रचते रहे और तमाम ऐसे आतंकवादी ये लोग देश भर में तैयार करते रहे। लगता नहीं कि और पहले इन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए था, ये जो लगातार एनजीओ के नाम पर, जो सोशल वर्क के नाम पर इस तरीके के आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है जो समय नेता थे उनके द्वारा कार्रवाई की गई कि नहीं की गई। लेकिन उस समय पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले
एनसी की सरकार रही, कांग्रेस और एनसी की सरकारें रही, तो ऐसे में कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकारों का हाथ इनमें रहा है, उनकी मंशा नहीं थी काम करने की। जैसे ही 370 को हटाया गया, उसके बाद केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि यहाँ पर आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे संबंधित जितने भी लोग उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो आतंकवादी है या हुर्रियत है या हवाला का पैसा जहां से भी आता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है और लगातार जो है अब इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो कहा जाए तो ये एक केंद्र सरकार की पहल है और ऐसी चीजें अब हो रही हैं। हालांकि इन चीजों को अगर पहले किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए। लेकिन केंद्र सरकार की यही पहल है कि आतंकवाद की कमर यहाँ पर तोड़ के रख दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद जो है सर ना उठा पाए। कल की अगर बात की जाए तो कल 10 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी, आज 9 और ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में ये तमाम रविंद्र जांच एजेंसियां जो है वो तमाम कोशिशें कर रही हैं कि कहां कहां किस किस तरीके से इन लोगों को आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिला है, इन सभी पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे में सीधे तौर पर ये देखा जाए तो दिल्ली तक ये तार फैले हुए हैं, बेंगलुरु तक ये नेटवर्क है, यानी कि देश के हर एक राज्य में इन आतंकियों ने अपना नेटवर्क बिछा रखा है। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से हवाला मनी का पैसा आता रहा है वो नेपाल के रास्ते, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होता रहा है हवाला का पैसा। और ऐसे में साउथ का जो हम कहें कि साउथ के अंदर भी जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भी आतंकवाद जो है अपने पैर पसार चुका था और वहां से पैसा जो है वो कश्मीर पहुंचा था। हालांकि नेपाल और तमाम गतिविधियों को समझ लेते हैं बाकी चीजों के जरिए भी। रविंद्र बने रहिएगा। रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कर्नल साहब, एनआईए की छापेमार कार्रवाई, कल 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और बेंगलुरु में एक जगह छापेमार कार्रवाई की और आज 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है, जिसमें दिल्ली में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए लगातार अब जांच एजेंसियां सक्रिय हो रही हैं, जबकि इन एनजीओ के माध्यम से आतंकी संगठन जो है वो लगातार पैसा भेज रहे थे भारत के अंदर टेरर को बढ़ाने के लिए। हाँ जी, जो एनआईए की जांच है पहले भी हुआ है, तो टेरर फंडिंग है बाहर से। अभी रिसेंटली इसमें फैक्टर है कि बिटकॉइन के थ्रू भी जो फंडिंग हुई है उसमें ट्रांजैक्शन हुई है। तो पहले हवाला के थ्रू जो ट्रेड के थ्रू थी, ओवर प्राइसिंग करके जब पाकिस्तान के साथ ट्रेड चलता था तो ओवर प्राइसिंग करके वो जो सरप्लस मनी है यहाँ पानीपत वगैरह के ट्रेडर्स के थ्रू कश्मीर पहुंचाई जा रही थी। अब उसको हवाला के जरिए जो नया तरीका है बिटकॉइन के जरिए भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कभी भी विदाउट फंडिंग सरवाइव नहीं कर सकता है। और अब इस चीज के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि जो बाहर से फंडिंग आई है वो हुर्रियत के लीडरों को भी आई है और दूसरे आतंकवादियों को भी आई है और उसकी चेन दिल्ली में भी है, पानीपत में भी है और कई जगहों पे भी इलाकों में जहां जहां छापेमारी हो रही है वहां पे है। तो ये एक ट्रेल जो उनको मिल गई है उस पर लगातार छापेमारी जारी है। और उसमें अफसोस की बात यह है कि बाहर के लोगों के साथ साथ हमारे भारतीय लोग भी कई शामिल हैं जो उनको बढ़ावा देते हैं, बीच में एजेंट हैं और जो अपने पैसे के लिए अपने मुल्क को बेच रहे हैं। आखिर किस तरह से ये लोग इस पूरी कवायद को अंजाम देते हैं, कैसे ये एनजीओज के नाम पर जो टेरर फंडिंग है उसको लगातार देश में पहुंचाते हैं और देश के हर एक राज्य में ये आतंकी संगठन जो है खड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। कर्नल साहब, हाँ जी, देखिए एनजीओ पे भी जो शिकंजा कसा जा रहा है उसमें बहुत सारी एनजीओ फंस रही हैं, क्योंकि एनजीओ एक माध्यम बन चुका है। लूट का एक चेहरा और रखा जाता है और उसके असली मोटिव क्या है वो किया जाता है। एनजीओ चलाने वाले कुछ और होते हैं और आगे दिखाने वाले जो है सोशल वर्क का एक लबादा जो ओढ़ते हैं वो लोग अलग होते हैं। तो हर एनजीओ जरूरी नहीं है कि जो दिखता है वो ही कर रही है और बहुत सारी एनजीओ इसमें लिप्त पाई गई। उन्होंने अपने अकाउंट से सालों तक सबमिट नहीं किया, जबकि ये फेरा एक्ट के अंदर भी जरूरी है कि अगर आपके पास फॉरेन फंडिंग है तो आपने अपने अकाउंट सबमिट करने हैं। पर उन्होंने फेरा एक्ट के साथ साथ और भी वायलेशन करी है और फंड्स को टोटली डाइवर्ट किया है उसके पर्पस को अलग करके। बिल्कुल, रविंद्र भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं तमाम अपडेट के साथ, क्योंकि लगातार एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। रविंद्र, देखिए कर्नल साहब बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं जो लगातार एनजीओज को तमाम व्यवस्थाओं को
करके चलना चाहिए, वहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन रविंद्र, क्या माना जाए, क्योंकि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं भारत के अंदर जिनको बाहर से फंडिंग होती है लेकिन राजनीतिक पार्टी तक अपना हिसाब किताब नहीं दे पाती हैं। यही वजह है कि एनजीओ इन्हीं की आड़ में फल फूल गए। जी बिल्कुल, देखिए एनजीओ जो हैं सरकार के नजरों में रहती हैं, लेकिन जो है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि सरकार को चाहिए कि सारी एनजीओ का डाटा जो है वो अपने पास रखे और समय समय पर एनजीओ की जो है वो जांच करनी चाहिए कि एनजीओ जो है वो किस प्रकार काम कर रही हैं, उनके पास कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से ढिलाई दी गई है उसी का नतीजा है कि एनजीओ जो है अब लगातार आतंकवाद के जरिए जो है फल फूल रही हैं। जो हम कहें हवाला का पैसा जो है आतंकवाद के जो सरगना है पाकिस्तान में बैठे वो भेज रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं ढिलाई बीच में रही है और अब जिस तरह से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और लगातार आतंकवाद पर चोट कर रही है, तो ऐसे में लगता है कि आतंकवाद जो है वो खत्म हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो सुरक्षा बलों द्वारा हो या फिर एजेंसीज के द्वारा एनआईए की रेड जो है हम जिसको कह रहे हैं अभी चल रही है। रविंद्र, तो इस कार्रवाई में कई ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, चाहे वो कुछ लोग पत्रकारिता में हो, जर्नलिस्ट हो या फिर राजनीति में हो। क्या माना जाए, इस कार्रवाई के बाद तमाम सारे चेहरों से ये पर्दा हटने वाला है, इनके नकाब उतरने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सरकारों की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में जितनी भी सरकारें रही उन्होंने अपनी जो है विल पावर नहीं दिखाई इनको हाथ डालने की, या वो डालना नहीं चाहती थी। तो यही वजह है कि ये एनजीओ जो है या और भी कई संस्था जो हैं वो फल फूल रही थी और आतंकवाद का पैसा उनको आ रहा था। ठीक है, कर्नल साहब बताएंगे कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी रही होंगी इन सरकारों की जो सीधे तौर पर बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, ये फंडिंग आज नहीं हो रही, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बाकी जो विरोधी दुश्मन है, जो दुश्मन देश हैं, वो लगातार लंबे अरसे से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और लंबे अरसे से इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर चाहे वो नेपाल के माध्यम से सीधे तौर पर पैसा भारत के अंदर भेजना हो या फिर ट्रांसफ़र करने की बात हो, जो उसके सोशल माध्यम के सीधे तौर पर ये कहा जाए कि वो एनजीओ चला रहे हैं और एनजीओ के माध्यम से जनता की सेवा में वो पैसा लग रहा है। एनआईए की शिकंजे की, जी हाँ, एनजीओ जो लगातार समाज में इस तरह की बातें करते हैं कि हम समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, हम सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां, उनकी संलिप्तता अब समझ में आ रही है जब एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। कर्नल हमारे साथ बने हुए हैं रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी, साथ ही हमारे सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दर्शन सिंह जी, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी सरकारों की कि ये लंबे अरसे से खेल चलता रहा लेकिन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? रविंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। रविंद्र, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, क्योंकि देखिए आप भी इस पूरे मसले को बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं, और क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारें खुद इन सब सारी चीज़ों में संलिप्त रहती थीं, खुद राजनीतिक पार्टियां इसमें संलिप्त रहती हैं, हालांकि सीधे तौर पर इस तरीके की चीज़ें कभी निकल के सामने नहीं आई राजनीतिक दलों के खिलाफ, लेकिन कई मर्तबा विरोधी पार्टियों ने जरूर आवाज़ उठाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं वो हुर्रियत के लेकर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हुर्रियत जो है उसका काफी ज्यादा पैठ जो है कश्मीर घाटी में अंदर थी और कश्मीर घाटी से जो रिलेटेड नेता थे वो नहीं चाहते थे कि हुर्रियत के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो की जाए। यही एक वजह जो है वो सामने है, और वो हमेशा से ही 370 को लेकर हमेशा से ही कार्रवाई जो है वो करती 370 को लेकर जिस तरह से वो बयानबाजी करते थे उसी को लेकर कहा जाए तो इसी वजह से जो कार्रवाई नहीं कर पाते थे। इस कार्रवाई को रविंद्र, बाकी राजनीतिक दल हो, चाहे पीडीपी हो या फिर अब्दुल्ला पार्टी, किस तरह से ये लोग देख रहे हैं इस कार्रवाई को? क्या अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए षड्यंत्र के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही हैं? क्योंकि अक्सर करके जब भी कोई केंद्र की जांच एजेंसी जांच के लिए पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, ईडी पहुंचती है, एनआईए पहुंचती है, तो ये कह दिया जाता है कि द्वेषपूर्ण ये सब कार्रवाई कराई जा रही है।
रविंद्र, सीधे तौर पर देखिए इस तरीके के आरोप भी लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि कर्नल साहब से समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी। कर्नल साहब, क्या ऐसी मजबूरी है इन बाकी सरकारों की रही थी जो अब तक ये लगातार टेरर के अड्डे चलते रहे और कार्रवाई नहीं हुई? हालांकि अब जाकर जांच एजेंसियों ने सतर्कता दिखाई, गंभीरता दिखाई और सीधे तौर पर शिकंजा कसना शुरू किया। देखिए, ये जो बातें होती हैं, पहले सरकार की क्या मंशा है, सरकार के मन में क्या है, सरकार के इरादे क्या हैं, वो जरूर देखना पड़ता है। अगर हम देखिए, जो हाँ अलगाववादी थे, हम उनसे बातचीत भी करते थे और वो हमारे खिलाफ भाषा भी बोलते थे, भड़काते भी थे, वो सिक्योरिटी भी लेते थे, फंडिंग भी लेते थे। अगर एक तरफ से उन्हीं लोगों को हीरो बना के पेश किया जाए तो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है। जैसे हमने पकड़े हैं, कोई जो उसमें पकड़े गए थे, हमारे हाईजैकिंग में पकड़े गए थे बंदे, जो ऐसे पकड़े गए थे, आप उनको छोड़ देते हैं बाद में। तो नेचुरली उससे जो उनका है मनोबल बढ़ता है। हमने जो आज मौलाना मसूद अजहर क्या था, हमारे पास पकड़ा हुआ था ना, हमने झुक गए और उसको छोड़ दिया। आज वो हमारे लिए सरदर्द बन गया। हम कुछ लोगों की जान बचाने के लिए कुछ ऐसे टेररिस्ट को छोड़ा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली। अगर इस तरह सरकारें झूठी रहेंगी और उनके दबाव में काम करेंगी तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। बाकी हमें सफाई जब करनी है तो अपने घरों से करनी है। आप एनजीओ की बात करते हैं तो आज सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की 60-70% फंडिंग अनडिस्क्लोज सोर्सेस से है। क्यों अनडिस्क्लोज सोर्सेस से फंड लेते हैं वो? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी पहले अपनी पार्टियों में लाते? क्यों टेंटेड नेताओं को टिकट दिया जाता है जिनके ऊपर कितने इल्जाम हैं? तो उससे छवि घटती है और ऐसे लोग आगे ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देते हैं, उनके कार्यकर्ता। कर्नल साहब, लगता नहीं आपको कि एनजीओ के माध्यम से हो या फिर धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से जो ब्लैक मनी है, जो काला पैसा है, उसको ब्लैक को वाइट करने के लिए इस तरह की गतिविधियां लगातार होती रही हैं और इसमें खाकी के साथ साथ खादी का एक बड़ा किरदार रहा है? बिल्कुल रहा है। ये देखिए, ये जो धार्मिक रास्तों से जो है अभी जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सब कैश में है। तो कितना कैश चढ़ा और कितना गया और कैसा कहाँ चला गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। बहुत कम धार्मिक स्थान है जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये इन चीजों को, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हो, तो मिसयूज होने से इन फंडों को कोई नहीं रोक सकता। वो हर धर्म में हुआ है। पर अगर रूल सख्त होंगे और इरादे सख्त होंगे तो हम इन पे नकेल कसते हैं। यही हाल है एनजीओ का। एनजीओ भारत में इतनी फल फूली है पिछले कुछ सालों में, 15 सालों में। अब हर स्ट्रीट में एक एनजीओ का बोर्ड लगा के आदमी बैठा है। क्या करता है कुछ नहीं पता, पर धीरे धीरे उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई गाड़ियां, वो सब, और एनजीओ चलाने वाले अमीर होते जाए और क्या काम करते हैं ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर रविंद्र, ऐसे लोगों को ही एनआईए अब चिन्हित कर रही है जो कि बोर्ड तो लगा देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन क्या चला रहे हैं कुछ पता नहीं होता। एनजीओ के नाम पर महज कुछ फाइलें होती हैं और एक बोर्ड होता है कि एनजीओ चल रहा है, लेकिन वहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं इसको देखने की आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सीधे तौर पर ये तो जिला प्रशासन की भी और शहर की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कहाँ किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि एनआईए आएगी, ईडी आएगी या सीबीआई आएगी। जी देखिए, जैसा कर्नल साहब बता रहे थे कि सरकारों की मंशा जो है उस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो करती हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि सरकारों की मंशा जो है वो नहीं रही है ऐसी एनजीओ और जो हुर्रियत के लीडर हैं उनके ऊपर हाथ डालने की। इसी वजह से ऐसी एनजीओ जो है वो आतंकवाद की फंडिंग से फल फूल रही थी और अब जाकर जिसमें से केंद्र सरकार की तरफ से कई स्टेप उठाए गए हैं और एनआईए जो है या फिर और एजेंसी जो हैं वो लगातार अपने जो कहें हम अपनी कार्रवाई कर रही हैं, तो उसको लेकर अब जो है मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। जो आतंकवाद की फंडिंग है वो उसका पता चल रहा है कि कहां वो आतंकवाद की फंडिंग और किस किस जरिए से पहुंची थी और किस किस को पहुंची थी। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अगर एनआईए अब रेड कर रही है, बिल्कुल रविंद्र, ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी तमाम जगहों पर छापेमार कार्रवाई हो सकती है और तमाम ऐसे बड़े चेहरे भी इसमें बेनकाब हो सकते हैं जो एनजीओ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टेरर को बढ़ावा दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कर्नल साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।